ये प्रैक्टिकल है हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। इस प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कि जो हमारा आरसी कपल्ड एम्पलीफायर होता है उसका जो गेन है, इनपुट सिग्नल को आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करने पे जो उसका गेन होता है वो इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के साथ, जो इनपुट सिग्नल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ वो किस तरह से चेंज होता है, जो इसका गेन है। गेन का मतलब आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो वो देखने से पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर होता क्या है, ये है क्या एक्चुअली। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कि हमारे पास दो ट्रांजिस्टर्स हैं। पहला ट्रांजिस्टर है T1 और दूसरा ट्रांजिस्टर है T2। दोनों ट्रांजिस्टर्स की हमने प्रॉपर बायसिंग की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो R1, R2, RC और RE। ठीक है, ये बायसिंग आप पहचान सकते हो कि ये बायसिंग है वोल्टेज डिवाइडर बायस। सेम बायसिंग है दूसरे ट्रांजिस्टर के लिए भी। तो ये जो इतना पोर्शन है ये आपका बायसिंग पोर्शन है। इससे आपने क्या किया है, दोनों ट्रांजिस्टर्स को आपने ऑपरेटिंग पॉइंट दिया हुआ है, जिससे सिग्नल देने के बाद सिग्नल जिस बेस पे वेरी करेगा वो बेस वेरी ना हो, उसी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट, क्यू पॉइंट। ठीक है, तो उसके स्टेबलाइजेशन के लिए बायसिंग का इंपॉर्टेंस होता है। तो यहाँ पे हमने वोल्टेज डिवाइडर बायस, जो उसकी सबसे ज़्यादा स्टेबल बायसिंग होती है, उसको यूज़ करके हमने एक स्टेबल बायसिंग क्रिएट की है दोनों ट्रांजिस्टर्स के लिए। ठीक है, और ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, इन कैपेसिटर्स का यूज़ आप लोग अच्छे से समझ चुके हो क्लासेस में, तो मैं यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो बीच में एक कपलिंग के लिए हमने कैपेसिटर लगाया है। दोनों ट्रांजिस्टर्स के बीच में जो कैपेसिटर लगाया है उसका नाम है कपलिंग कैपेसिटर। ठीक है, जो आरसी कपलिंग नाम मिल रहा है वो इस रेसिस्टेंस और इस कैपेसिटेंस, इन दोनों की वजह से मिल रहा है, आरसी कपलिंग। ठीक है, आपने पहले ट्रांजिस्टर के आउटपुट को दूसरे के इनपुट से कपल किया है यूजिंग दिस रेसिस्टेंस एंड दिस कैपेसिटेंस, इसी वजह से इसको नाम मिलता है आरसी कपलिंग। इस कैपेसिटेंस का काम क्या है, बेसिकली इस कैपेसिटेंस का काम है कि दोनों ट्रांजिस्टर्स की बायसिंग को सेपरेट रखना, क्योंकि बायसिंग हम करते हैं डीसी करंट से, डीसी वोल्टेज से, सॉरी। ठीक है, सो डीसी वोल्टेजेस को ये सेपरेट रखेगा। अगर आपने यहाँ पे कैपेसिटर नहीं लगाया तो इस साइड की बायसिंग और इस साइड की बायसिंग एक दूसरे को अफेक्ट करेगी। ठीक है, ये हम लोगों ने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो मैं यहाँ पे इसको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इस चीज़ में। ठीक है, तो बेसिकली ये एक आरसी कपल्ड एम्पलीफायर हो गया। गेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि गेन अगर पहले ट्रांजिस्टर का है A1, दूसरे ट्रांजिस्टर का है A2। ठीक है, तो जो ओवरऑल गेन होता है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का, ओवरऑल गेन जो रहेगा हमेरा वो कितना रहेगा, एक सेकेंड, ओवरऑल गेन इज इक्वल टू A1 इंटू A2 थियोरेटिकली, लेकिन एक्चुअली जो गेन होता है वो इससे हमेशा कम मिलता है। जो एक्चुअल गेन होगा A दैट इज ऑलवेज लेस देन A1 इंटू A2। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह हम लोगों ने डिस्कस की थी। उसकी वजह ये होती है कि जो सेकंड स्टेज का इनपुट इम्पिडेंस है, सेकंड स्टेज का इनपुट इम्पिडेंस फर्स्ट स्टेज के आउटपुट इम्पिडेंस के साथ पैरेलल में आता है। ठीक है, तो उस वजह से जो पहली स्टेज है A1, उसका गेन आपका रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आउटपुट रेजिस्टेंस घट गया है। गेन की वैल्यू क्या होती है, बीटा आर ए सी अपॉन आर इनपुट। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस तो फर्स्ट स्टेज के लिए फिक्स्ड है, लेकिन जो आर ए सी की वैल्यू है ये सेकंड स्टेज लगते ही इसकी वैल्यू घट जाती है, क्योंकि सेकंड स्टेज इस पॉइंट पे पैरेलल में है। ठीक है, तो जब भी पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस आता है तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, इसीलिए आर ए सी की वैल्यू घटने की वजह से ए की वैल्यू आप देखते हो कि घट जाती है। सेकेंड ट्रांजिस्टर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकेंड ट्रांजिस्टर के केस में जो आपकी गेन की वैल्यू है वो वैसे की वैसी रहती है। तो A1 के घटने की वजह से ओवरऑल गेन जो है वो दोनों गेन्स के मल्टीप्लिकेशन से कम रह जाता है। ठीक है, इसको भी हम लोगों ने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट में हमें बेसिकली क्या करना है। तो डेमोन्स्ट्रेशन भी आपके लिए है आगे, डेमोन्स्ट्रेशन से पहले मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ। तो बेसिकली जो आपको एक्सपेरिमेंट में देखना है वो क्या देखना है, डिस्कस कर लेते हैं। हमको देखना है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व कैसा आता है, ये देखिए। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का कुछ इस तरह का रहेगा। इस एक्सिस पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ फ्रीक्वेंसी, और इस एक्सिस पे आ जाएगा गेन। ठीक है, गेन को हम लिख दे रहे हैं ए से। ठीक, अगर डेसिबल इसकी यूनिट लेंगे तो वो लिख देंगे यहाँ पे डीबी। ठीक है, अभी जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स आता है वो कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, स्टार्टिंग में गेन की वैल्यू बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी के साथ,
थोड़ी देर के लिए स्टेबल रहेगा, अल्टीमेटली उसके बाद फिर से वो घटने लगेगा। ठीक है, दोनों साइड्स अप्रोक्सीमेटली सिमेट्रिक होती हैं, ये मेरे बनाने में थोड़ा गड़बड़ हुआ है। ठीक है, तो ये जिस रीजन में स्टेबल रहता है वो फ्रीक्वेंसी है अप्रोक्सीमेटली ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज जो है हमारी। ठीक है, ये 20 से लेके 50 के बीच में कुछ होता है, इसको 50 मान लेते हैं, 50 हर्ट्स, 50 हर्ट्स। और इधर साइड में जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो रहती है करीब करीब, यही जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज है 20 किलो हर्ट्स। ठीक है, जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो कैसे डिफाइन हो रही है इसको भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। ठीक, तो इस साइड में गेन है, गेन की वैल्यू यहाँ पे आपकी मैक्सिमम है, ये है मैक्सिमम गेन, इसको मैंने मान लिया A0। तो जहाँ पे भी गेन की वैल्यू अपने मैक्सिमम वैल्यू से 70.7% रह जाती है, 70.7% रह जाती है, वहाँ पे हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं। ठीक है, इसको हमने मान लिया कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। 70.7% का क्या मतलब है, ये है बेसिकली A/√2, है ना, ये बेसिकली है A/√2 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जहाँ पे है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज को डिफाइन करने के लिए हम देखते हैं कि गेन जहाँ पे भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 70.7% रह जाता है। ठीक है, उसको हम डिफाइन कर देते हैं कट ऑफ से। ठीक, 70.7% का मतलब है 0.707 ऑफ A0, है ना। ये एक्चुअली आता कहाँ से, ये आ रहा है आपका A0/√2 से। तो जहाँ पे भी गेन की वैल्यू 1/√2 रह जाएगी अपने मैक्सिमम वैल्यू का। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके बीच की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है उसे हम बोलते हैं बैंडविड्थ, इसको हमने बोल दिया बैंडविड्थ। का मतलब है कि इस फ्रीक्वेंसी रेंज का जो सिग्नल है वो अच्छे से एम्पलीफाई होगा। ठीक है, ये इसका ऑपरेटिंग रेंज है, इतनी फ्रीक्वेंसी रेंज में ये अच्छे से ऑपरेट करेगा। इसके बाहर जो गेन की वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी इस साइड में 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा तो गेन घटेगा, 50 किलोहर्ट्ज से नीचे आप आओगे तो भी गेन की वैल्यू घटती चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जो हमारा गेन है उसकी वैल्यू किस तरह से चेंज कर रही है। ठीक, जो डेसिबल में आप बात करो तो डेसिबल में ये जो 1/√2 का रिलेशन है इसको हमने क्लास में डिस्कस किया था कि अल्टीमेटली रिजल्ट करता है -3 dB लॉस में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपका जो गेन है इसको मैंने अगर 0 dB माना, इसको मैं अगर 0 dB मानता हूँ तो यहाँ पे जो गेन की वैल्यू होगी वो होगी -3 dB। ये हमने डिस्कस किया था अच्छे से। ठीक है, निकालना अगर आप चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे इसको, सीधा सी बात है। अगर आपने डेसिबल को ऐसे डिफाइन किया हुआ है, मान लीजिए 10 log बेस 10 पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। ठीक है, तो पावर के केस में जो कट ऑफ डिफाइन होती है वो डिफाइन होती है हाफ पावर से। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन होगी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिफाइन होगी यहाँ पे व्हेन P आउटपुट इज 1/2 ऑफ P इनपुट। ठीक है, उसको हम डिफाइन करते हैं पावर के केस में इस तरह से। लेकिन वोल्टेज के केस में कैसे डिफाइन करेंगे, वोल्टेज के केस में हो जाएगा 20 log बेस 10 और यहाँ पे आ जाएगा V आउटपुट अपॉन V इनपुट। तो वोल्टेज के केस में कट ऑफ की जगह पे क्या आता है, कट ऑफ के टाइम पे V आउटपुट इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ V इनपुट। ठीक है, तो ये बेसिकली 1/√2 से 1/√2 के रेशियो से घट जाएगा इनपुट से। ठीक है, वहीं पे हम डिफाइन कर देते हैं अपनी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को। ठीक, इसमें मैं बहुत डीप में इसीलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि क्लास में ये सब हमने किया है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट की बात करें तो एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना रहेगा इसमें, तो वो देख, हमारे पास एक 2 स्टेज RC कपल्ड एम्पलीफायर है। इसमें बेसिकली 2 ट्रांजिस्टर्स हैं हमारे पास PNP टाइप के, एक ये ट्रांजिस्टर है और एक ये ट्रांजिस्टर है। दोनों की हमने बायसिंग की हुई है प्रॉपर और दोनों को हमने RC कपलिंग से कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप एक कैपेसिटर देख सकते हो। अगर हम दोनों वायर्स को कनेक्ट कर देंगे तो हमारा RC कपल्ड एम्पलीफायर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये इनपुट टर्मिनल्स हैं और ये फाइनली आउटपुट टर्मिनल्स हैं। अगर हमें केवल सिंगल स्टेज का आउटपुट लेना है तो हम यहाँ से और इन दोनों में से किसी भी एक पॉइंट के बीच में ले सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को करना क्या है, हम लोगों को एक ऑडियो ऑसिलेटर यूज़ करके, ऑडियो ऑसिलेटर ये आप देख पा रहे हो,
ऑडियो ऑसिलेटर यूज़ करके हमको इस आरसी कपल्ड एम्पलीफायर को इनपुट सिग्नल देना है यहाँ पे, और उस इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करके यहाँ से आउटपुट लेना है। और हमें देखना है कि जब हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर से ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, यहाँ सेटिंग्स आप देख सकते हो कि 100 मल्टीप्लिकेशन, 1000 मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ से हम लोग इसकी मैनुअली इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या जैसे मैंने इसको 25 पे सेट किया और यहाँ पे 10 प्रेस कर दिया, तो ये हो गया 25 इंटू 10 यानी 250 हर्ट्ज़। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज़ करके फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं सिग्नल की। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग इस एम्पलीफायर को यूज़ करके गेन की वैल्यू निकालेंगे। गेन का मतलब आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो हमें बेसिकली ये देखना है कि जो गेन है इस एम्पलीफायर का वो फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरह से चेंज होता है। जैसे जैसे हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे वैसे वैसे गेन की वैल्यू किस तरह से चेंज होगी, ये हमको इस एक्सपेरिमेंट में देखना है बेसिकली। ठीक है, तो मैं आपको सर्किट बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग इनपुट अप्लाई करेंगे। इनपुट के लिए हम लोगों ने यहाँ से कनेक्ट कर लिया इसको ऑसिलेटर से, ठीक है, और आउटपुट पे हम लोगों ने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर होना चाहिए, यहाँ आप देख सकते हो कि ये एसी वोल्ट मीटर है। ठीक है, ये एक एसी वोल्ट मीटर है, आप देख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा लिया। बोथ स्टेजेस को हम लोग कनेक्ट करना चाहें तो बीच से इस वायर को लगा के यहाँ पे दोनों स्टेजेस को कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। ठीक है, कैपेसिटर के बाद हमने इस वायर को यहाँ पे फीड करा दिया। तो अब हम जब इनपुट देंगे तो आउटपुट वोल्टेज हमको एम्पलीफाइड मिलेगा। ठीक है, और हम देखेंगे कि किस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए क्या रिस्पॉन्स मिलता है हमें आउटपुट में। ठीक है, तो बेसिकली करना क्या है, इसको ऑन किया, ठीक है, और यहाँ से अपना इनपुट सिग्नल ऑन किया। इनपुट सिग्नल में हमने एक फ्रीक्वेंसी सेट की, मान लीजिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 20 हर्ट्ज से। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से मैंने स्टार्ट किया 1 इंटू 25। ठीक है, और सिग्नल का एम्पलीट्यूड मैं एकदम कम रखूँगा। कम इसलिए रखूँगा क्योंकि ज़्यादा अगर मैंने एम्पलीट्यूड दिया तो वो मेरे बायसिंग रेंज से बाहर चला जाएगा। क्यू पॉइंट जो हम लोगों ने लोड लाइन एनालिसिस देखा है, अगर क्यू पॉइंट पे आपने बड़ा सिग्नल अप्लाई कर दिया तो वो रेंज के बाहर चला जाएगा लोड लाइन की, तो उसमें आउटपुट में फिर क्लिपिंग आने लगेगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग अपने सिग्नल को बहुत ही स्मॉल रखेंगे। ठीक है, मैं बाद में इसको आपको मल्टीमीटर से मेज़र भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये वोल्ट मीटर्स इतने सेंसिटिव नहीं है कि इतने स्मॉल सिग्नल को मेज़र कर सकें। तो अभी हम केवल आउटपुट की बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने इनपुट अप्लाई किया है और एक फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है, तो आउटपुट वोल्टेज मुझे मिल रहा है कुछ यहाँ पे करीब करीब 3 वोल्ट्स। ठीक है, अब मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करना चालू करूँगा यहाँ से और आउटपुट की वैल्यू पे नज़र रखूँगा। ठीक है, तो मैं फ्रीक्वेंसी वर्सेस आउटपुट देखता चलूँगा, और जैसे ही मैं फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ाता हूँ तो जो है आउटपुट की वैल्यू घटने लग जाती है। ठीक है, आप देख सकते हो मैं फ्रीक्वेंसी में इस समय ले गया हूँ 1000 इंटू इस रेंज में 1000 के मल्टीप्लिकेशन में ले गया हूँ, और जब मैं 30-20 के ऊपर जा रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि वोल्टेज की वैल्यू घटने लग गई है आउटपुट में। ठीक है, तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाके आप देखोगे कि आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू घटने लगती है। आउटपुट वोल्टेज मीन्स इनपुट तो सेम है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट मतलब गेन, अल्टीमेटली गेन की वैल्यू घटने लग जाती है एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाने के बाद, और एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के नीचे भी गेन की वैल्यू घट जाती है। अभी मैंने 1 इंटू 20 किया है यहाँ पे, इस फ्रीक्वेंसी में भी आप देख सकते हो कि गेन की वैल्यू कम है। अब मैं करूँगा 10 इंटू 20, इसमें गेन की वैल्यू आप देखिए ज़्यादा है। 100 इंटू 20, यहाँ पर गेन स्टेबल है। अब मैंने किया 1000 इंटू 20, अब गेन थोड़ा थोड़ा घटने लगा। अब मैं और फ्रीक्वेंसी को अगर आगे लेके जाऊँगा तो गेन की वैल्यू घटती जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबी फ्रीक्वेंसी रेंज में आप देख सकते हो कि गेन की वैल्यू स्टेबल है। ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी रेंज, इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अल्टीमेटली हमको मेज़र करना है फ्रीक्वेंसी वर्सेस आउटपुट वोल्टेज निकालने के बाद। तो डेमोन्स्ट्रेशन में आपने जो देखा उसी के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि प्रैक्टिकल में आपको करना क्या है। आपको बेसिकली कनेक्शंस बनाने के बाद ऑडियो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को वेरी कराना है और आउटपुट वोल्टेज को मेज़र करना है। ठीक है,
मान लीजिए आपने फ्रीक्वेंसी को वेरी कराना स्टार्ट किया, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं हर्ट्ज में, ठीक है। इधर हमने लिख दिया आउटपुट वोल्टेज V आउटपुट। इनपुट वोल्टेज हम पहले से मेजर करके रखेंगे, तो यहाँ पे आ गया हमारा V इनपुट, इसको अलग से लिख लेंगे, इसको हमें वेरी नहीं कराना है बीच एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज आने के बाद हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे गेन की वैल्यू, A इज इक्वल टू V आउट अपॉन V इनपुट, ठीक है। ये हो गया आपका गेन। अगर आप चाहें तो इसको डेसिबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है उसके ऊपर, ठीक है। कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर डेसिबल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेसिबल में इसको आप लिखेंगे 20 लॉग बेस 10 V आउट अपॉन V इनपुट, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा आपका ये डेसिबल में। दोनों में आप लिख के देख सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए। तो फ्रीक्वेंसी को आप वेरी कराना स्टार्ट करेंगे, जो लोएस्ट पॉसिबल उसमें फ्रीक्वेंसी वहाँ से स्टार्ट कर देंगे। मान लीजिए जैसे 2 हर्ट्ज से है या 1 हर्ट्ज से है, 2 हर्ट्ज से होता है बेसिकली वहाँ पे, तो 2 से स्टार्ट करके आप लोग जाएंगे करीब 50 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। 2 से लेके जाएंगे 50 किलो हर्ट्ज तक, और जो आपका आउटपुट है वो यहाँ पे देखते जाएंगे, ठीक। कितने कितने गैप पे आपको आउटपुट की वैल्यू लेनी है वो आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करेगा, कि वेरिएशन जहाँ आपको दिख रहा है वहाँ आप डेटा थोड़ा स्लो स्लो लीजिए, जहाँ वेरिएशन नहीं आ रहा है वहाँ आप थोड़ा सा गैप बढ़ा देंगे, ठीक है। आउटपुट लेने के बाद आप उसको इनपुट से डिवाइड करके गेन की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे सारे वोल्टेजेस के लिए, फिर यहाँ पे डेसिबल वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपको देखना है एक्सपेरिमेंट में अपने, फिर इसको प्लॉट कर देना है। प्लॉट आप जब बनाएंगे तो ऐसा ही प्लॉट आएगा, एग्जैक्ट ऐसा आना चाहिए, ठीक है। और इसकी आप बैंडविड्थ भी निकाल के दिखाओगे। बैंडविड्थ के लिए आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, कट ऑफ के लिए क्या करेंगे, जहाँ पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू आई है, मैक्सिमम वैल्यू का 70.7%, वहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे इस कर्व के बीच में से। ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये है मान लीजिए 70%, तो यहाँ पे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। जहाँ पे भी क्रॉस करेगा वो दोनों फ्रीक्वेंसीज निकालने के लिए आप यहाँ से वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ करेंगे। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये हो जाएगा आपका F1 एंड F2, तो यही हो गया आपका बैंडविड्थ, ठीक है। तो इतना इस एक्सपेरिमेंट में आपको करना है, आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स प्लॉट करना है एंड बैंडविड्थ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। इस एक्सपेरिमेंट में इतना ही करना है।